प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके पूरा, फिर अब लास्ट स्टेज चल रहा है हम लोगों का सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के शॉर्टकट मेथड को पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट के शॉर्टकट मेथड को पढ़ चुके हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स के शॉर्टकट मेथड को पढ़ चुके हैं, साथ साथ जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारा सीख चुके हैं। एज वेल एज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज एक 4.6 रहेगा, उसके बाद फिर मिसलेनियस में के बाद डिटर्मिनेंट का दी एंड हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा कंटिन्यूटी हमारा, ठीक है। कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने के पहले तक आप मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फंक्शन ये सारा कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। अगर नहीं भी कंप्लीट है तो अगर कंटिन्यूटी स्टार्ट हो रहा है तो ये पीछे से सेपरेट है, ये लिंक नहीं रहेगा कंटिन्यूटी हमारा, तो वहाँ से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से a1 a2 b1 b2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू c1 c2, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ओके, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स हो जाता है हमारा a1 a2 b1 b2। तो ए कैसा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है ना। किसका है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, याद रखिएगा किसका मैट्रिक्स होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का। बी हमारा डायरेक्टली वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, ये एक्स वाई हो जाएगा। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको एक्स बोलते हैं। एक्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये किसका मैट्रिक्स होगा, ये वेरिएबल का होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी जो मैट्रिक्स होगा ये होगा हमारा c1 c2, ये किसका मैट्रिक्स होगा, तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब देखें अगर यहाँ पर, यहाँ के बाद से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर टू वेरिएबल दिया हुआ है तो क्या हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर a क्या होगा हमारा, a क्या हो जाएगा a1 b1 फिर a2 b2, चलिए ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है। a क्या होता था, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। x क्या होता था, x हो जाएगा हमारा वेरिएबल, c हो जाएगा एक्स वाई, और c क्या हो जाएगा, या b क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा b कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा c1 c2। ओके, अब देख रहे थे हम लोग कि अगर ऐसा था हमारे पास तो देखिए तो क्या था, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस होता है। क्योंकि इस फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब है कि हियर दैट इज, इस जो इक्वेशन लिखा हुआ है अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा a1 b1, ओके, a2 b2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये c1 c2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दैट इज क्या बन गया हमारा कि a इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया b,
ठीक है। अब देखिए x भी एक मैट्रिक्स है, a भी एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स। अगर हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये श्योर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, ये a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा, i। ठीक है, i इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है। अच्छा, अब बात समझ में आया कि अब अगर हम लोगों को x चाहिए तो x का वैल्यू क्या होगा, a इनवर्स b होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन क्या है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए हम एक क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना कि ये किस फॉर्म में किस तरह से टूट रहा है। अब देखिए क्वेश्चन रख रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट हम लोग के पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ओके। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। हम लोगों को एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग a निकाल लेंगे। मैट्रिक्स a क्या होगा, इसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, तो क्या बन जाएगा, ये 2 3 5 2। क्लियर है। फिर हम लोगों के पास मैट्रिक्स x क्या होगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई। फिर मैट्रिक्स b क्या होगा, मैट्रिक्स v होगा हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, तो 7 12। अब देखिए तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 2, तो 2 3 5 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 15, तो डेट मीन्स माइनस 11। अब हम लोगों को a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है ना। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a आता है हम लोग को निकालने के लिए 1 बाय माइनस 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हम लोगों को पता है एडजॉइंट ऑफ a क्या करना है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है 2, और पढ़े थे ना, अगर हम लोगों को देखिए बताए हुए हैं, शॉर्टकट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, हम शॉर्टकट मेथड बता चुके हैं। अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा तो हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। अगर a दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ a जब निकालेंगे तो ये दोनों आपस में बस इंटरचेंज हो जाएगा, d यहाँ a यहाँ, ये दोनों आपका अपने प्लेस पर ही रहेगा। ठीक है ना, ये अपने प्लेस पर ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, निगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा, ये माइनस c और ये माइनस b, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। तो अगर यहाँ एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2, तो ये हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि इंटरचेंज होगा तो 2 2 दोनों सेम है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, -3 -5। आ गई बात समझ में। अच्छा, a इनवर्स का वैल्यू आ गया है हमारे पास। अब देखिए तो सिंस x क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। अच्छा, तो अब देखिए तो a इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, -1 बाय 11 इंटू 2 -3 -5 2 इंटू b। b की जगह क्या लिखेंगे, 7 12, तो 7 12 ऐसा होगा। अब फिर सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर x को क्या लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया -1 बाय 11। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 और -36। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, -22। ये हो जाएगा आपका -35। ठीक है, और ये +24 कितना हो जाएगा, -11। अब फिर क्या करना है, -11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाय 11 को, एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 1। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। आ रही बात समझ में, आ गया हमारा वैल्यू एक्स वाई का, हो गया सॉल्व। ठीक है, इसका मतलब 2 बाय 2 ऑर्डर का अगर रहे तो आप एक्स वाई का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास एक कंडीशन हो रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करें। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसके दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं।
एक होता है हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है, एक कंसिस्टेंट, दूसरा होता है हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट में क्या होता है, तो कंसिस्टेंट में आएगा हमारा, जल्दी से बताइए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये पढ़े हुए आप लोग, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास कंसिस्टेंट होगा तो दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। पहला, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान रखिएगा, दूसरी बात आता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तब यहाँ पर दो बात सामने आएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट होगा, या तो क्या होगा, या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो कंसिस्टेंट अगर हुआ तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा। ये किसका सॉल्यूशन केस बनेगा, या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कब इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर एक्चुअली होता क्या है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी, याद रखने के लिए बता रहे हैं हम। अब a इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा होगा। अच्छा ये फॉर्म में आ रहा है, हम लोग देखें तो बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओहो ऐसा फॉर्म बन रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान रखिएगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, समथिंग बाय 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये किसका केस बनेगा, समथिंग बाय 0 का। समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो उस कंडीशन में पक्का है कि नो सॉल्यूशन होगा। हाँ, इनफिनाइट सॉल्यूशन होने का चांसेस होता है कब, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो जाए, तब केस हो सकता है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। समटाइम्स में भी कि ये नो सॉल्यूशन का भी केस हो सकता है, ठीक है। sometimes may be the condition of no solution, may be the condition of no solution, ठीक है, नो सॉल्यूशन का भी केस बन सकता है ये, ठीक है। वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे कि कैसा क्या सिचुएशन बन सकता है। अभी याद रखना है आप लोगों को कि सॉल्यूशन जो है, इक्वेशन ऑफ का जो सॉल्यूशन है वो दो तरह का होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा केस बनेगा, ये कंसिस्टेंट का केस बनेगा, ओके। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, ये तय है। तो अब यहाँ से देखिए कि x का जो होता है हमारा वैल्यू वो a इनवर्स b बाय a इनवर्स इंटू बी होता है। a इनवर्स को जब सॉल्व किए तो एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी होता है। अब सॉल्व किए तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब देखें कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हमारा 0 है, ओके। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है, अगर ये 0 हो जाता है तो अगर ये 0 नहीं होता है, जैसे ये 0 का केस नहीं होता है, तो समथिंग बाय 0 तो अनडिफाइन होता है। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो 0 बाय 0 भी कभी कभी डिफाइन फॉर्म होता है। जब लिमिटिंग वैल्यू की अगर हम याद करें, लिमिट को याद करें जो 11th में पढ़े थे, तो 0 बाय 0 का केस डिफाइन हो सकता था या किसी लिमिटिंग वैल्यू के कारण उसका वैल्यू पॉसिबल हो सकता था। तो मे बी इस सिचुएशन का कुछ केस
आ सकता है। तो याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 आ जाए, दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म बन जाए, तो सॉल्यूशन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस बन जा रहा है। और ये कभी कभी जो है इनकंसिस्टेंट का भी केस बन सकता है, इसलिए लिखें यहाँ पर कि समटाइम्स मे बी द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग फिर अब 3/3 ऑर्डर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल रहे तब क्या होगा? तो सिमिलरली देखिए, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो क्या होगा? अगर हमारे पास लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू d1, फिर लिखा हुआ हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c1z, c2z है यहाँ पर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, c1z इक्वल्स टू d1, c2z इक्वल्स टू d2 रहे। फिर सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू अगर d3 रहे, तो सिमिलरली अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 c1, फिर हमारा a2 b2 c2, फिर ये क्या हो जाएगा a3 b3 c3। ओके, फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा xyz। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू d1 d2 d3, ये सिचुएशन बन सकता है। अब देखिए यहाँ भी क्या है कि पहले ये जो होगा हमारा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स क्या होगा X होगा, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स क्या होगा B होगा। तो A भी किसका मैट्रिक्स है? तो A is also the matrix of coefficient of variable, X is the matrix of variables and B is the matrix of constant। अब यहाँ पर बात करें तो therefore A into X का जो वैल्यू है वो B है। सिमिलरली अगर यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई करें अगर A इनवर्स से, तो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B, तो सॉरी A इनवर्स B हो जाएगा। तो सिमिलरली A इनवर्स इंटू A I इंटू एक्स क्या हो जाएगा X, तो X इक्वल्स टू क्या हो गया A इनवर्स B, यानी कि फॉर्मूला सेम अप्लीकेबल होगा यहाँ पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है 6, ओके, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू लिखा हुआ है आपका 2, ठीक है, फिर 2x माइनस वाई, ठीक है, और प्लस 3z मान लीजिए इक्वल्स टू लिखा हुआ है ये 9। तो हम लोगों को x y z चाहिए, तो पहले A एक मैट्रिक्स बनेगा। A किसका मैट्रिक्स होगा? तो कॉफिशेंट का। किसके कॉफिशेंट के? तो वेरिएबल का। यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1, फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3, ये हो गया हमारा A, ठीक है। फिर x किसका मैट्रिक्स होगा? वेरिएबल्स का, तो क्या हो जाएगा ये x y z। अच्छा, फिर B किसका मैट्रिक्स होगा? तो कांस्टेंट का, तो क्या हो जाएगा ये 6 to 9 6 to 9 ऐसा होगा। अब देखिए तो सिंस यहाँ पर हम लोगों को x चाहिए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए तो यहाँ हम लोग देखे थे कि x इक्वल्स टू क्या होगा A इनवर्स B, तो याद रखिएगा A इनवर्स B है अगर, तो कंडीशन यहाँ भी वही अप्लीकेबल होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा, तब देखिए तो सिंस x इक्वल्स टू क्या होगा? A इनवर्स B होगा। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए हम लोगों को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा ये -3 प्लस 1, तो -2, फिर -1 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, फिर +1 इंटू क्या हो जाएगा आपका -1 + 2 1, ठीक है। अच्छा, जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास -2, ठीक है। फिर देखिए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों को एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट बना दें
आप लोग एग्जाम में इसको प्रोसेस से बनाइएगा, हम यहाँ डायरेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, रफ में हम लोग एडजॉइंट चाहिए ना, रफ एक वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये दिया हुआ रो वाइज, तो हम लोग इसको कॉलम वाइज लिख ले रहे हैं, 1 1 1, फिर ये 1 -1 1, फिर आपका 2 -1 3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 1 2, फिर 1 -1 -1, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, 1 1 1 1 1, फर्स्ट कॉलम लिख लिए, फिर सेकेंड कॉलम लिख लेना है 1 -1 1 1 -1। ठीक है, फिर यहाँ से पहला ये खत्म हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स ये और ये खत्म। अब देखिए एडजॉइंट जब निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -3 -4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 1, दैट मीन डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 - 3 -1, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0, फिर सॉल्व करेंगे तो -1 + 2 1, फिर सॉल्व करेंगे 2 + 1 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -1 -2, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, क्लियर है। अब देखिए, तो अब हम लोगों को चाहिए ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होगा हमारा ए इनवर्स। अब देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सॉल्व करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1/-2 इंटू क्या हो जाएगा, ये -2 -4 2, फिर -1 1 0, फिर 1 3 -2, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, तो सिंस x इक्वल्स टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो a इनवर्स का वैल्यू रख देंगे, a इनवर्स कितना हो गया हमारे पास, -1/2 इंटू -2 -4 2 -1 1 0 1 3 -2 इंटू बी। बी की जगह क्या था हमारा, देखें बी क्या था, बी था हमारा 6 to 9, तो यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं 6 to 9। ठीक है, अब फिर सॉल्व करेंगे तो -1/2, ये क्या हो जाएगा आपका -12। ठीक है, -8, ठीक है, अब +18, दैट मीन्स -2, फिर हो गया -6, ओके, +2, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 2, दैट मीन्स -4, फिर हो गया 6 और +2, 6 और +6 12 12 और -18, तो -6, ये हो गया वैल्यू हमारा। फिर जब इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ऐसा आ गया। अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस देयरफॉर x क्या था हमारा, XYZ, और ये किसके बराबर है 1 2 3। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, z इक्वल्स टू हो जाएगा 3। आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोसेस 2/2 ऑर्डर के लिए और 3/3 ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए सेम है। आप देख सकते हैं एक बार कि पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से a बनाए, x वेरिएबल्स होता है, b कांस्टेंट होता है, फिर x इक्वल्स टू हो गया हमारा a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले। ओके, फिर हम लोग एडजॉइंट निकाले, हम डायरेक्ट निकाल दिए शॉर्टकट मेथड से ताकि जल्दी बना सके। आप एग्जाम में C11 C12 फिर C13 निकालिएगा, जैसे हम प्रीवियस में बताए हुए कोफैक्टर निकालने के लिए डिटेल से आपको उस वे में एग्जाम में बनाना है। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे बढ़े तो आ गया हमारे पास XYZ का वैल्यू।
अब देखिए, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ भी सॉल्यूशन हमारा दो कैटेगरी का होगा, एक कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, एक कंसिस्टेंट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, कंसिस्टेंट टू टाइप्स का होगा, क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखिएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट मात्र एक कैटेगरी का होगा, वो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अगर कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा, तो देखिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ जाए तो फिर यहाँ भी दो कंडीशन, अगर दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, या तो ये 0 होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, या तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर देखे थे ऊपर क्या देखे थे कि जो हमारा ए इनवर्स जो था या एक्स जो था हमारा, एक्स क्या था, ए इनवर्स इंटू बी था। ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, तो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दैट मीन्स याद रखना है कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए आता है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। अच्छा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे कि बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहा था क्या, ये कंफ्यूज करने लगेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी रहा था, यही रहा होगा ही, ठीक है। अब देखिए, अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो 0 बाय 0 का केस लिमिट में सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, उस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि ये कंडीशन हो जाएगा हमारा इनफिनाइट सॉल्यूशन का। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोगों को पता है कि समथिंग बाय 0 रहे तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये किसका केस बनेगा, नो सॉल्यूशन का। दैट मीन्स अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है तो इसके साथ में दो कंडीशन लगेगा, क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी 0 होना चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन का केस बनता है तो इसके साथ भी दो कंडीशन लगेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4.6 जो कि हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। जितना भी हो सके हम आप लोगों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नोट्स बनाइए, थोड़ा ध्यान से, पक्का समझ में आ जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कुछ न्यू वीडियो के साथ। अब कुछ वीडियो के बाद हमारा कंटिन्यूटी भी स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलस में इन करेंगे, फिर हम लोग एक फ्लो में कैलकुलस को सारा पढ़ लेंगे, तो मज़ा आएगा। चलिए, बाय बाय।